साल था 1962। समंदर की लहरों पर एक शानदार इटालियन जहाज रवाना हुआ, एंटोनिया ग्राजा। फिर एक दिन वो बस गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ठीक 40 साल बाद वो जहाज वापस दिखता है और अपने साथ लाता है एक ऐसा खौफनाक राज जो सबकी नींदें उड़ा देगा। तो चलिए आज इस भूतिया जहाज की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी ना दो अलग अलग वक्त में चलती है। पहले सोचिए साल 1962 का। एक जहाज पर शानदार डांस पार्टी हो रही है और फिर अचानक एक स्टील का तार सबको बीच से काट देता है, सबको सिवाय एक छोटी सी बच्ची के। और अब सीधे 40 साल आगे, आज के जमाने में एक बचाव दल को वही जहाज मिलता है, सुनसान समंदर में चुपचाप बहता हुआ, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तो इस कहानी के हीरो कौन है? एक सैल्वेज क्रू, मतलब समंदर के वो शिकारी जो डूबे हुए जहाज़ों से अपनी किस्मत चमकाते हैं। उनकी जिंदगी आम चल रही थी जब तक उनके पास जैक नाम का एक बड़ा ही रहस्यमयी आदमी नहीं आ जाता। वो उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे लोग भूल चुके हैं, एंटोनिया ग्राजा की, एक खोया हुआ जहाज जिसमें बेशुमार सोना है। अब सोने का लालच किसे नहीं होता। क्रू उसकी बातों में आ जाता है और जैक के साथ उस अनजान सफर पर निकल पड़ता है। कई दिनों तक समंदर में भटकने के बाद आखिरकार उन्हें वो भूतिया जहाज दिख ही जाता है। और जैसे ही क्रू के कदम एंटोनिया ग्राजा पर पड़ते हैं, एक अजीब सी खौफनाक खामोशी उन्हें घेर लेती है। सोचकर देखिए, 40 साल से ये जहाज अकेले समुद्र में भटक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उनका ही इंतजार कर रहा हो। हर तरफ बस जंग और समय की मार दिख रही थी। लेकिन जल्द ही उन्हें अजीब चीजें मिलने लगती हैं, कुछ ऐसी जो वहां नहीं होनी चाहिए। एक पुरानी घड़ी जो अचानक चलते चलते रुक जाती है। फिर मिलती है एक मॉडर्न डिजिटल वॉच। अब सवाल यह है कि 40 साल पुराने जहाज पर ऐसी घड़ी क्या कर रही है? और तभी क्रू की एक मेंबर मर्फी को एक छोटी बच्ची का साया दिखता है, बस एक पल के लिए। और फिर जैकपॉट, उन्हें मिलते हैं सोने से लदे हुए पूरे 9 बड़े बड़े संदूक, सोने की सिल्लियां। उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें लगा कि उनकी किस्मत खुल गई, पर उन्हें क्या पता था कि ये खजाना नहीं, उनकी मौत का फरमान है। उनकी खुशी बस कुछ पलों की मेहमान थी, क्योंकि जैसे ही वो लोग सोना लेकर निकलने की तैयारी करते हैं, तभी उनकी किस्मत एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। उनकी टग बोट यानी उनकी वापसी का टिकट आग के गोले में तब्दील हो जाती है। उनका एक साथी मारा जाता है और घर जाने का हर रास्ता बंद। अब वो लोग उस भूतिया जहाज पर बीच समंदर में पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो अब प्लान पूरा बदल चुका था। जिस मिशन की शुरुआत खजाना ढूंढने से हुई थी, अब वो बस जिंदा बचने की एक लड़ाई बन गई थी। अब बस जान बचानी थी। अब जब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो जहाज की असली ताकतें, उसकी भूतिया शक्तियां सामने आने लगती हैं और एक एक करके सबको अपना निशाना बनाना शुरू कर देती हैं। इसी बीच मर्फी का सामना फिर से उस छोटी लड़की केटी के भूत से होता है, और इस बार वो उसे एक बहुत ही खौफनाक राज बताती है। वो कहती है कि इस जहाज पर जितनी भी आत्माएं हैं, उन्हें एक बुरी शक्ति ने कैद कर रखा है और उन्हें आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक उस शैतान को मार नहीं दिया जाता। और फिर शुरू होता है असली आतंक का खेल। क्रू के लोग एक एक करके मरने लगते हैं। एक को एक खूबसूरत गायिका का भूत अपनी आवाज से लुभाकर मौत के मुंह में ढकेल देता है। बाकी लोगों को इतने डरावने वहम होने लगते हैं कि वो पागल होकर एक दूसरे पर ही हमला कर देते हैं। इसी दहशत के बीच क्रू के लीडर के हाथ कुछ ऐसा लगता है जो उसके होश उड़ा देता है। एक 40 साल पुरानी फोटो, और उस फोटो में कौन है? जैक, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो आज दिखता है। लीडर समझ जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाता, जैक बाकी क्रू को उसके खिलाफ भड़का देता है और वो उसे एक पानी से भरते हुए टैंक में बंद कर देते हैं। तो आखिर ये जैक है कौन? क्या है इस जहाज का सबसे गहरा राज? अब पर्दा उठने वाला था। केटी का भूत मर्फी को एक विजन दिखाता है। वो उसे वक्त में पीछे ले जाता है, 1962 की उस काली रात में। और मर्फी को पता चलता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी शैतानी साजिश थी।
मर्फी अपनी आंखों से देखती है कि कैसे जहाज के ही क्रू ने सोने के लालच में बगावत कर दी। उन्होंने पहले मेहमानों को खाने में जहर दिया, फिर डांस फ्लोर पर नाचते लोगों को स्टील के तार से काट डाला, और आखिर में जब सोना मिल गया तो उन्होंने एक दूसरे को भी मार डाला। लेकिन इस पूरे कत्लेआम के पीछे एक शख्स था जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। और वो मास्टरमाइंड, वो कोई और नहीं, जैक था। वही जैक जो उन्हें यहां लाया था, वही 1962 के उस पूरे कत्लेआम का रचयिता था। तो जैक की असलियत क्या है? वो असल में एक सोल कलेक्टर है, एक शैतान जिसका काम है पापी आत्माओं को जमा करना। ये जहाज एंटोनिया ग्राजा उसका जाल है, और इसमें रखा सोना उसका चारा। असल में जहाज डूबने वाला था, तो उसे ठीक करने वालों की जरूरत थी, इसीलिए उसने इस बचाव दल को यहां फंसाया। अब जब मर्फी को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, वो जानती है कि अब लड़ाई सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, बल्कि इस पूरे शैतानी जाल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की है। एक आखिरी कोशिश करनी ही होगी। तो मर्फी एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती है। वो जहाज के कोने कोने में एक्सप्लोजिव्स लगा देती है। उसका मकसद साफ है, जैक के इस खेल को खत्म करना और उन सभी फंसी हुई आत्माओं को आजाद कराना। अब होता है आमना सामना। जैक मर्फी के सामने आता है और उसे एक अजीब सा ऑफर देता है। वो कहता है, जहाज को छोड़ दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। वो धीरे से कहता है, हमारा काम एक ही तो है, तुम जहाज इकट्ठा करती हो और मैं आत्माएं। लेकिन मर्फी उसकी बातों में नहीं आती। वो ट्रिगर दबा देती है और खुद को बर्फीले पानी में कूदा देती है। एक जोरदार धमाका और एंटोनिया ग्राजा आग के शोलों में लिपटकर समंदर में समा जाता है। और जैसे ही वो डूबता है, मर्फी देखती है कि बरसों से कैद आत्माएं आजाद हो रही हैं और सुकून से आसमान की तरफ जा रही हैं। मर्फी को बचा लिया जाता है, वो जिंदा है। लेकिन जब उसे किनारे पर लाया जाता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो देखती है जैक को, जिंदा, बिल्कुल वैसा ही, और वो उसी सोने को एक नए जहाज पर एक नए अनजान क्रू के साथ लोड कर रहा होता है। मतलब उसका शैतानी खेल फिर से शुरू होने वाला है। मतलब बुराई खत्म नहीं हुई थी, उसने बस अपना ठिकाना बदल लिया था। और ये कहानी हमें एक डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये आत्माओं का सौदागर, ये सोल कलेक्टर अब अपना अगला शिकार किसे और कहां बनाएगा?